हजरात, एक ऐलान समाअत फरमाएं। दुनिया क्रिकेट के आसमान पर पाकिस्तान की शिकस्त का एक और चांद तुलू होता नज़र आ रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर मुसलसल जो है वो तीसरी और मजमूई तौर पर छठी शिकस्त के दहाने पर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इस टेस्ट मैच के नतीजे में सिर्फ 4 विकेटें हायल हैं। सदा ऐसे दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये शायर ने कभी कहा होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये शेर बिल्कुल भी जो है वो मौजू नहीं है, क्योंकि वो वक्त है जो पाकिस्तान क्रिकेट की आवाम, पाकिस्तान क्रिकेट के सपोर्टर्स मुसलसल देखते आ रहे हैं और मुसलसल आइंदा पता नहीं कितने अरसे तक देखते रहेंगे, क्योंकि ना पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट के ऊपर बात की जाती है, ना पाकिस्तान क्रिकेट के जो करता धरता है वो मेरिट के ऊपर क्रिकेट खिलाने के लिए तैयार हैं। चैंपियंस कप के नाम पर जो एक फजूल किस्म का टूर्नामेंट है, जिसको पहले दिन से मैं फजूल टूर्नामेंट कह रहा हूँ, जिसको धोखा कहा अहमद शहजाद ने, जिसको क्रिकेट पंडित ने कहा कि एक ऐसा बेकार टूर्नामेंट है। अब्दुल लऊफ मेरे शो में आए, उन्होंने कहा कि बेकार टूर्नामेंट है। उसके नतीजे आप देख रहे हैं, और कौन पूछेगा उन लोगों से कि जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज के लिए उस टूर्नामेंट को अपनी तैयारियों का सबब करार दिया था। जी हाँ जनाब, आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे मामला को, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगे कि जिनका पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है वो नाम है और पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं अली सलमान और GTV में आप देखते हैं जी स्पोर्ट्स, जो रोजाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के बादल छा गए। इंग्लिश टीम ने 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हैरी ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी, जोय रूट ने 262 रन बनाए। खेल के चौथे रोज पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 152 रन बना लिए। कौमी टीम को बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 115 रन दरकार, जबकि इंग्लैंड को जीत के लिए 4 विकेटें चाहिए। अबरार अहमद बुखार में मुब्तला, चौथे रोज बॉलिंग न कर सके। लेग स्पिनर का मकामी अस्पताल में इलाज जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छे कप्तान की जरूरत है। मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड सब जिम्मेदार हैं जो इस वक्त क्रिकेट टीम का मसला है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। एक बेचारा नकवी क्या क्या करे, तो इसलिए जो है वो उनको खुद ही चाहिए कि वो अब तो इस ऐलान करें, बल्कि उनको बजाय इसके कि मुतालबा जोर पकड़े, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और ये पाकिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे कप्तान की ज़रूरत है। विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना के वालिद कराची में इंतकाल कर गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साथी खिलाड़ियों का फातिमा सना से दुख और अफसोस का इजहार। फातिमा सना की जगह नायब कप्तान मुनीबा अली कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। हिस्पानवी टेनिस स्टार राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। राफेल नडाल नवंबर में डेविस कप फाइनल में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। और कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नू दस्तगीर भट्ट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जी नाज़रीन, देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज और टेस्ट मैच में क्या हुआ। एक नज़र डालते हैं इस मैच की समरी पे कि 4 दिन का खेल अब तक का मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पे नज़र आ रहा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 556 रन स्कोर किए। जवाब में इंग्लैंड ने एक पहाड़ जैसा हदफ बनाया 823 रन का 7 विकेटों के नुकसान पे और अब पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। 152 में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आगा सलमान एक ऐसी उम्मीद है कि जो किसी हद तक इस शिकस्त को टाल दे सकते हैं। 115 रन दरकार हैं पाकिस्तान को उस खसारे को पूरा करने के लिए जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर कायम किया है। लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि आसमानी क्रिकेट पे पाकिस्तान की एक और शिकस्त का चांद नजर आ रहा है और कल मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को शिकस्त हो सकती है। और इस टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड बने, क्योंकि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ पे ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है, हैरी ब्रूक ने शानदार जो है वो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। इन्होंने जो है वो 309 रन का जो इस ग्राउंड पर सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग का रिकॉर्ड था वरिंदर सहवाग का, उसको ब्रेक किया। दूसरी ट्रिपल सेंचुरी इस ग्राउंड पर, इससे पहले इंडिया के वरिंदर सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। और अगर मजमूई तौर पर 454 रन की हम इस पार्टनरशिप की बात करते हैं जो ब्रूक और जो रूट के दरमियान हुई है, तो मजमूई तौर पे ये चौथी जो है वो टेस्ट क्रिकेट की जो है वो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, क्योंकि इससे पहले जो है वो 624 रन की जो बड़ी पार्टनरशिप थी वो संगाकारा और जयवर्धने के दरमियान हुई। फिर उसके बाद मानामा और जयसूर्या के दरमियान 576 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर एंड्रयू जोन्स और मार्टिन क्रो के दरमियान 467 रन की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद अब ये 454 रन की पार्टनरशिप जो है वो
टेस्ट क्रिकेट में जो है वो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। तो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड इस मैच में बनते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, इससे पहले जो इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ चौथी विकेट की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था वो भी इसको ब्रेक किया, जो पॉल कॉलिंगवुड और एलिस्टर कुक ने बनाया था 233 रन का। 233 रन सबसे बड़ी चौथी विकेट की पार्टनरशिप थी और ये 454 रन की पार्टनरशिप है, इसने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इसके साथ साथ डेनिस कॉम्पटन, जो इंग्लैंड के माजी के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, डेनिस कॉम्पटन ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग थी वो 278 रन की इनिंग खेली हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और इस रिकॉर्ड को भी जो हैरी ब्रूक ने इस इनिंग के दौरान ब्रेक किया। इसके अलावा मजमूई तौर पर अगर हम चौथी विकेट की पार्टनरशिप की बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो एडम वोजिस और शॉन मार्श ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पार्टनरशिप बनाई थी 449 रन की, तो उस पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को भी यहां पर ब्रेक किया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जानिब से देखने को मिले, और यही वजह है कि आज हमारे साथ एक रिकॉर्ड साज प्लेयर मौजूद हैं कि जो जिनका नाम हमेशा जो है वो वनडे क्रिकेट के हवाले से जो रिकॉर्ड बुक में सरे फहरिस्त रहेगा, रिकॉर्ड बुक की जीनत नजर आएगा। 14 अक्टूबर को, जिस तरह बार बार बात करते हैं कि हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनकी कोई ना कोई रेलिवेंसी होती है हमारे शो के साथ। डिंग टिपाओ गेस्ट हमारे शो में कभी भी नहीं होते हैं कि रैंडमली हम किसी भी गेस्ट को बुला लें, कोई ना कोई रेलिवेंसी उनकी होती है हमारे शो में। और आज जो रिकॉर्ड की इतनी सारी बात की, एक रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, अक्टूबर में हम ये शो कर रहे हैं, तो अक्टूबर में 14 अक्टूबर को इनका टेस्ट डेब्यू हुआ, 16 अक्टूबर को जो है वो उन्होंने अपने कैरियर का जो है वो आखिरी वनडे मैच खेला फैसलाबाद में, और इसके साथ साथ 16 अक्टूबर को आखिरी टेस्ट मैच था जो इन्होंने खेला, और 2 अक्टूबर को इन्होंने इंडिया के खिलाफ जयपुर के मुकाम पर जो है आखिरी वनडे खेला। मेरे साथ अब मौजूद हैं जनाब जलालुद्दीन साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई की आवाज़ जरा स्टूडियो में भी खोल दीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं वाज़े तौर पे सुन सकूं। जलाल भाई, सबसे पहले आपको हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। सर, बाज़ाब्ता तौर पे इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, कितने मायूस हुए पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को देखकर आप? यार अली, मैं तो मायूस इसलिए नहीं हुआ कि मैं तो ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था, और काफी अरसे से ये चीजें मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इसलिए इस परफॉर्मेंस को देख के कोई बहुत हैरानगी नहीं हुई। मेरी एक्सपेक्टेशन करीब करीब ऐसे ही थी, तो इसलिए इस मैच में जो इस वक्त की आज 4 डे की जो सिचुएशन है, उसको मेरे लिए कोई बहुत हैरानकुन बात नहीं है। मतलब ये कि ऐसा होना ही था मेरे हिसाब से, या जो मैं समझता हूँ। तो जलाल भाई, क्या लगता है कि कितने बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, कितनी बातें की जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए, हम ये कर रहे हैं, हम सर्जरी कर रहे हैं, हम जो है वो टूर्नामेंट करा रहे हैं, चैंपियंस कप करा रहे हैं, फजूल किस्म का टूर्नामेंट करा रहे हैं। हर क्रिकेट एक्सपर्ट ने, हर क्रिकेट एनालिस्ट ने, हर क्रिकेट नक्काद ने, हर क्रिकेट नाकिद ने जो है इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जो है वो शादियाने बजा रहा है कि हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए। देखिए अली, बात यह है कि जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, और हम कॉस्मेटिक सर्जरी कह लें या दिखावा कह लें या उन चीजों पे लगे हुए हैं अरसे से। मैं तो इस बात को पाकिस्तान टीम के हवाले से 5, 6 साल, 7 साल से एक ही बात कर रहा हूँ। वो बात यह है कि जो हमारी क्रिकेट टीम या प्लेयर का जो स्टैंडर्ड है आज के दौर के क्रिकेट स्टैंडर्ड, जो बाकी टॉप टीमें खेलती हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या न्यूजीलैंड, हम उनसे बहुत पीछे हैं हर लिहाज से। चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो माइंडसेट हो, या वो इंटेंट हो, जो भी उसको आप कह लें, हम उनके साथ मैच नहीं करते। ये एक रियलिटी है, इसको हम पहले एक्सेप्ट करेंगे तो हम बेहतर होंगे ना। हम कहते नहीं हम उनके बराबर हैं, और जब भी मुकाबला होता है, और खासतौर से टेस्ट मैच में जब मुकाबला होता है, तो जाहिर है वहां अच्छी टीमें ज्यादा मर्तबा जीतती हैं। और अब जब से हमने बांग्लादेश से होम सीरीज 2 टेस्ट के हारी है, उसके बाद तो वो तो वर्स्ट थिंग थी, तो ये तो फिर भी इंग्लैंड है, तो अगर इनसे हम हार भी जाते हैं 5th डे, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। असल चीज ये है कि पहले आप रियलाइज करें कि आप एक टीम, एवरेज टीम बन के रह गई है। मीडियोकर प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं जो एवरेज प्लेयर होते हैं, हम उनसे टॉप टीमों को हरा नहीं सकते, बल्कि हम तो अब उस स्टेज पे आ गए कि हम बांग्लादेशी टीम से अपने होम में हार गए, तो इससे ज्यादा बुरी बात तो हो नहीं सकती। मगर हम जा दूसरी डायरेक्शन में रहे। हमारा एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद था, हमने एक चैंपियंस का वाला स्ट्रक्चर डाल दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमें अपना जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लब से लेके और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। बेहतर करने की जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी चौड़ी है, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में भी कुछ काम करना है, लॉन्ग टर्म में भी करना है,
और मिड टर्म में भी करना ठीक है। है। उसके लिए एक प्लान चाहिए। अब आप जो यहाँ पे गिमिक्स करते हैं, 30 प्लेयरों को बुला लिया, जो डिस्कशन, एक तो 30 प्लेयर से डिस्कशन हो सकता, उसमें 80% वो प्लेयर हैं जिन्हें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का भी नहीं पता होगा, वो आउट और डेटेड प्लेयर थे। तो इस तरह के शो ऑफ से क्रिकेट सही होने नहीं जा रही। चाहे वो चैंपियंस कप करा ले या वो प्लेयरों को बुला के कर ले, सीरियस एक्शन डायरेक्शन लेने की जरूरत है। अगर वो हम नहीं लेंगे, हमारा ग्राफ बहुत नीचे चला गया है क्रिकेट में, हम इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। पहली दफा तो नहीं, खैर मैं इसको कहूंगा 556 रन बना के भी हम मैच हार रहे हैं। अमूमन हमारे दौर तक तो अगर 500 रन पहली इनिंग में बन जाए तो मैच वैसे ही सेफ हो जाता था। और शायद ये पहली मरतबा भाई ऐसा होगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कुछ उस शख्स की तरह हो गया है कि जिसकी लड़ाई होती है और वो कहता है कि मैंने मुकाबला तो खूब किया, सारे मुक्के मैंने अपनी नाक पे रोके हैं? तकरीबन कह सकते हैं आप कि देखे ना, आपने इस पूरी सीरीज के लिए जो पहले टेस्ट से हमने, जाहिर है हम तो बाहर बैठे, हम तो देख के एक्शन से चीजों को अंदाजा लगाते हैं। ये स्ट्रेटजी बनी कि या किसी तरह जो प्लेयर्स फेलियर था जिनका हमने देखा, खासतौर से 3-4 प्लेयर इसमें कप्तान थे, बाबर आजम है, साइम अयूब है, या आपके दूसरे 1-2 प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। तो ये बैटिंग विकेट बनाने का मकसद ये था कि वो किसी तरह परफॉर्म कर ले, मैच का तो बाद में देखा जाएगा। सही। तो उन्होंने, उसमें से कुछ प्लेयरों ने परफॉर्म कर दिया, मगर उसके बावजूद भी आप देखें कि अगर आप ये मैच हारने की तरफ जा रहे हैं तो इससे बुरी बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और क्या हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप पहले हकीकत को माने और मानने के बाद उसकी कोई सीरियस प्लानिंग करें, और वो कोई जल्दी में सही होने नहीं जा रहा। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि भाई नीचे से स्टार्ट होगा और नीचे वाला प्रोग्राम लंबा होगा। शॉर्ट टर्म में भी हमें करना है, पाकिस्तान टीम के लिए कुछ बेहतरी करनी अच्छा, है। लेकिन जलाल भाई मुझे ब्रेक पे आने, लेकिन मुझे 15-20 सेकंड के अंदर इसका रिप्लाई कर दें कि अभी आपने कहा कि इंग्लैंड से आ रहे, बांग्लादेश से आ रहे, हम तो अब अफगानिस्तान से हार रहे हैं, हम तो अब यूएसए से हार रहे हैं, हम तो अब आयरलैंड से हार रहे हैं, तो ये तो फिर भी चले। आपने बांग्लादेश तो बहुत बड़ी टीम का नाम ले दिया। बांग्लादेश का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूं कि हम टेस्ट मैच हारे हैं। हाँ, लेकिन T20 मैच आप का हार जाना, उसको मैं बहुत हैरान कुन बात नहीं समझता, चाहे वो आप यूएसए से आ रहे हो या आप अफगानिस्तान से आ रहे हो। अफगानिस्तान तो वैसे ही बहुत बेहतर टीम हो गई T20 की, मगर टेस्ट मैच हारना जो है ना, वो एक बहुत ऐसी बात है कि जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली गई, और वो भी होम सीरीज, और वो भी 2 टेस्ट, और दोनों के टेस्ट हार जाना। तो भाई ये चीज सोचने की है, और पहले सच बात को आप सच माने और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो बार बार ये कहता हूं कि मुझे ये होप है कि हमारे पास 10 साल का बच्चा आज भी किसी से कम नहीं है, मगर उसकी डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे। हम अपने हैंड पे एक छोटा सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं कराची में, वो उससे कोई पूरे पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी सही हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि जो जिस लेवल पे कर सकता है। फिर मैंने एक प्रपोजल दिया था उन प्लेयर्स को, जो पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम वो एक ग्रुप को ले ले 15 को, और उसको पे बैक करे। हमारे यहाँ पे बैक करने वाली तो कोई जिसे कह रहे सोच ही नहीं है ना। जो प्लेयर खेल लिए, इतने इतने बड़े प्लेयर नाम बन गए, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो गए, मगर वो एक अपने, अगर बोर्ड नहीं कर रहा तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक 15 का ग्रुप लेके वो प्लेयरों को डेवलप कराए प्रॉपर्ली, तो अभी भी हम आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे सही हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे आ सकते हैं। और बिल्कुल अब जिस तरह पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में शायद जो लोग बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक शख्स है कि जिसको मैं कहूँगा वो अक्लमंद भी है, वो ज्ञानी भी है, जिसको क्रिकेट की समझ भी है, और वो है सलमान आगा। क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह दिया था कि इंग्लैंड कुछ भी करेगा, इस मैच का नतीजा ज़रूर आएगा। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी समझ सलमान आगा को है, शायद वो किसी और को नहीं है। और आपने देख लिया कि इंग्लैंड ने क्या किया, कि रिजल्ट जो है वो सामने आता नज़र आ रहा है। और कल जो है यकीनी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये अल्फाज सुनने को हमें मिलेंगे, ये कि हमारे प्लेयर अच्छा नहीं खेल सके, हम पिच को अच्छा नहीं समझ सके, हमारे बॉलर परफॉर्म नहीं कर सके, हम पार्टनरशिप नहीं लगा सके। वही घिसी पिटी बातें हम कल सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जनाब मोहसिन नकवी साहब और जनाब शान मसूद साहब, कौम तैयार है। आप अपना स्क्रिप्ट जो है वो लिखते रहिए, आपका स्क्रिप्ट चेंज होने को भी तैयार नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे जलालुद्दीन साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जलालुद्दीन साहब से हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की ज़बू हाली में यकीनी तौर पे हम इस बात का भी तस्करा करेंगे कि जलालुद्दीन साहब जैसे, मोहसिन हसन खान साहब जैसे और ऐसे जावेदाद जैसे, ज़हीर अब्बास साहब जैसे, मैं नाम लेता रहूँगा, गिनती ख़त्म हो जाएगी, इंज़माम, यूनुस, राशिद लतीफ़, मोइन खान, गिनती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त माजी भी रहा है, बड़ा दरख्शा माजी भी रहा है, और उन्हीं माजी के खिलाड़ियों में से एक पाकिस्तान के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हुमायूं फ़िदा हुसैन आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुमायूं फ़िदा हुसैन साहब एक मौके पर रमीज़ राजा साहब के दौर में CEO के बड़े मजबूत कंटेंडर थे, जो इंग्लैंड से पाकिस्तान आए भी थे, लेकिन उसके बाद कुछ बात नहीं बन सकी। और हुमायूं फ़िदा हुसैन जैसा इंतहाई पढ़ा लिखा, हाईली प्रोफेशनल बंदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेटर को वो सर्व नहीं कर सका, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदकिस्मती है जिसके शाखसाने आज हम भुगत रहे हैं। तो हुमायूं फ़िदा हुसैन साहब को जी स्पोर्ट्स की जानिब से और सबकी जानिब से सालगिरह की बहुत 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 मुबारकबाद भी हो। जलाल भाई, अभी वापस इस टेस्ट मैच की तरफ आते हैं। इस टेस्ट मैच में आपको क्या लगता है कि कहां पाकिस्तान ने गलती की है, कहां पाकिस्तान के हाथ से मोमेंटम जो है वो छूट गया, और कहां पे इंग्लैंड को फिर पाकिस्तान पे हावी होने का मौका मिला? देखिए, पहली चीज हम शुरू करते हैं, जो हमने पिच बनाई ना, हमारे वहां डिफेंसिव अप्रोच नजर आ गई कि हम ये चाहते थे कि किसी तरह हम हारे नहीं। अब आजकल की मॉडर्न डेज क्रिकेट में जैसे आपने इंग्लैंड को देख लिया, और इंग्लैंड पहले भी यहाँ आके गई है, वो उसी अप्रोच से क्रिकेट खेले, उसे हारने से इतना डर नहीं होता। आपने देखा श्रीलंका से 2 टेस्ट मैच के, एक हार भी गए, तीसरा मैच इंग्लैंड में। तो पहली आपकी जो अप्रोच है, जो सोच है आपकी क्रिकेट में आज के हिसाब से, वो है ही नहीं। पहली तो आपको डिफीट वही होगी जब आपने ये पिच बनाई गया किसी तरह हम सरवाइव कर लें, हारे नहीं तो हमारे पर जो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ना हो, ये उनकी बैक ऑफ माइंड में ये था। तो एक तो ये पिच बनाई जो कि आपने बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा साजगार थी, उसके बावजूद जो टोटल आपको बनाना चाहिए था, इतने खेलते हुए वो आप नहीं बना सके, जिसमें आपने एक नाइट वॉचमैन भेजा जिसने बहुत सारा टाइम जाया कर दिया और रन नहीं बनाए। फिर सऊद शकील भी काफी स्लो खेल गए इस पिच को देखते हुए, और वैसे भी जो मॉडर्न डेज क्रिकेट आजकल हो रही है उस हिसाब से आप देखें तो ये सारा गेम बनता है वहीं से। एक स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तो यही रन 550 की जगह मे भी 650 हो जाते, तो फर्क पड़ना था उससे। एक तो पहले ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं तो आप हार से बचने के लिए आप जब जाते हैं तो आपको जीतने का तो चांस ही खत्म हो जाता है। हालांकि अगर आप देखें 556 रन किसी भी मैच में पहली इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर है, मगर फिर आपने देखा कि किस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग करी, और हम एक स्टेज पे तो सिर्फ इस तरह के हो गए, किसी तरह ये डिक्लेयर करें तो हम घर जाएं, यानी ड्रेसिंग रूम में जाएं, इतनी हमें मार पड़ी जो कभी नहीं। तो इसका मतलब बॉलिंग स्टैंडर्ड भी हमारा, जो हमारा अमूमन हम कहते थे कि हमारी पेस बॉलिंग बहुत अच्छी, वो भी अब खत्म हो गया। आप देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, पिछली सीरीज भी हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखी है। तो ये चीजें वो है जो रियलाइज करनी है कि हम उस लेवल के नहीं, चाहे वो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल के हवाले से। अच्छा जलाल भाई, क्या टीम सिलेक्शन से आप सेटिस्फाई हैं कि जो टीम सिलेक्शन थी, क्योंकि मीर हमजा को ना खिलाने पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, फिर एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं और वो स्पिनर भी जो फुल्ली फिट नहीं था, और वो बॉलिंग भी आज अबरार नहीं कर सके। अब वो बात वही आ गई ना कि आप अपने आप को देखें। उसूल तो ये होता है जहां बैटिंग पिच होती है ना, वहां बॉलर को ऐड किया जाता है, वहां पे बॉलर ऐड किया जाता है। यहाँ पे हमने बैट्समैन, हम डर रहे हैं, हमने अपनी बैटिंग को आगे तक ले गए, तो यहाँ पे एक बॉलर ऐड हो सकता था, वो आपका स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव था। जहां तक कि आपको किस बॉलर को खिलाना था किस नहीं, तो जो बॉलर खेले वो अपनी जगह, उनकी रेपुटेशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी है। जो आमिर आए तो वो तो इंजर्ड थे इसलिए नहीं खेले थे, वो टीम में आ गए, उन्होंने काफी देर बॉलिंग भी करी है। तो बॉलिंग अपनी जगह जो भी सिलेक्ट हुई वो तो सही थी। आप अभी कोई ऐसा बड़ा डिसीजन ले नहीं रहे कि आप किसी बड़े प्लेयर को डेवलप करें जो एस्टैब्लिश है, लाइक शाहिनशाह आफरीदी हो गए या बाबर आजम हो गए। उनका क्राइटेरिया ड्रॉप करने का डिफरेंट होता है एस्टैब्लिश प्लेयर का, और जो प्लेयर नया होता है या अपकमिंग या डोमेस्टिक का, तो उनका डिफरेंट होता है। ये भी हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, तो टीम में एक बॉलर आपका ऐड हो सकता था, स्पिनर। बाकी बॉलर अभी मैं समझता हूँ वही सही थे, मगर उनसे डिलीवरी नहीं हुआ, उनमें वो कह लेंगे कि जिसे कहते हैं पेनिट्रेशन ही नहीं थी जो हम इंग्लैंड जैसी अच्छी टीम को आउट कर सकें। बतौर फास्ट बॉलर, बतौर कोच, आप क्या समझते हैं शाहिनशाह आफरीदी की जो पेस है उसके हवाले से? नासिर हुसैन ने भी कहा कि इनकी पेस जो है वो बहुत कम हो गई। इसी पिच के ऊपर नसीम भी गेंद कर रहे हैं, इसी पिच पे शाहीन भी गेंद कर रहे हैं। नसीम को दोनों तरफ से स्विंग मिल रहा है, लेकिन शाहीन जो है वो बिल्कुल जो है वो उनकी बॉल में कुछ भी चार्म नजर नहीं आ रहा है।
देखिए, दो तीन चीजें होती हैं जब आप की ये चीजें खराब होने लगती हैं। मसलन आपकी स्विंग में अगर कोई रुकावट आ जाए या आपके पेस में कमी आ जाए। एक तो जब आप इंजरी से आते हैं, रिहैबिलिटेशन आपकी अगर सही हुई है तो टाइम लगता है, वो जिसे हम कहते हैं मैच प्रैक्टिस। तो वो तो खैर अब शाहिन शाह अफरीदी की काफी हो गई है। तो या तो अभी इंजरी फुली रिकवर्ड नहीं हुई है, छुपा रहा है, या जब थोड़ा बहुत आप इंजर्ड होते हैं तो आपकी रन अप और आपकी यूज ऑफ क्रीज और रिस्ट पोजीशन में फर्क आ जाता है। क्योंकि जो स्विंग है वो दो तरह से होती है, एक आपके रिस्ट की पोजीशन से, दूसरा जो आप एंगल क्रिएट करते हैं क्रीज से। दोनों अगर आपके काम कर रहे हैं तो आपका स्विंग में बहुत इफेक्टिव में जाती है। वरना आप एक यूज कर रहे हैं, आपकी रिस्ट सही काम नहीं कर रही तो आप एंगल यूज कर रहे हैं, और अगर रिस्ट अच्छा काम कर रही है तो फिर क्या होता है कि आप दोनों से मिला के करते हैं। जो उनकी मेन इफेक्टिवनेस थी खासतौर से नए बॉल पे, जो नया बॉल उनका अंदर की तरफ आता था राइट हैंड बैट्समैन को, वो बंद हो गया। तो इसका तो या तो मुझे लग रहा है रिस्ट का कोई मसला है। अब ये काम तो जो वहाँ कोच बैठे हैं, इतने बड़े बड़े कोच बैठे हैं, उनको देखना है, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी है और उसको फाइंड आउट करना है कि क्या बात है, कोई रिलीज पोजीशन में कोई मसला है रिस्ट का, या कहीं ना कहीं आपका फ्रंट लेग और बैक लेग में कहीं एंगल का कोई फर्क आया है, क्या हुआ है। ये तो अगर कोई बैठ के सोचेगा, देखेगा और पिछली वीडियो निकालेगा तो यह मसला हल हो सकता है। मगर हाँ, ये जरूर है कि डिक्लाइन है, डिक्लाइन उनका मूवमेंट में भी है और पेस में भी है। तो पेस तो दो तरह से जनरेट होती है, जो आपकी एक तो नेचुरल आपके अंदर होती है, जो आप उसको अल्लाह ताला ने दी हुई होती है आपकी फिजियोलॉजी के हवाले से। दूसरी आप थोड़ा बहुत अपनी अलाइनमेंट और मोमेंटम से सही कर लेते हैं उस पेस को, वो थोड़ी बहुत ऐड हो सकती है। तो जो भी उनकी पेस थी वो कम हुई है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं उनका फिटनेस का मसला मुझे लग रहा है, वो उतना जोर नहीं लगा सक रहा है जो लगाते थे। और इसी तरह नसीम शाह का भी इशू यही है, हालांकि उनमें मूवमेंट शायद उनसे बेहतर है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें कोई ये खराब नहीं हो गए, मगर इसको आइडेंटिफाई करना, खुद उन्होंने रियलाइज करना, कोच ने उनको समझाना, उसकी प्रैक्टिस करना, वापस तो आ सकते हैं। और इसमें हो सकता है कि उन्हें एक दो मैच छोड़ने पड़े, जो वो खुद रियलाइज करें। लेकिन जलाल भाई सवाल ये पैदा होता है, जैसन गिलेस्पी खुद बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, अजहर महमूद खुद अपने वक्त के अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर थे, तो जब इन सब की मौजूदगी में भी जो ये चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं तो फिर कौन आके इस दर्द की दवा करे कोई और इब्ने मरियम हुआ करे, कोई वाली बात है ना। भाई आप उन्हें अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा, मैं नहीं कह रहा, पीसी भी अच्छा कह के लाया ना, अब आप लोगों पे तरजीह दे के लाया तो पीसी भी अच्छा समझ के लाया ना उनको। मैं ये कह रहा हूं, मैं उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कोचिंग एबिलिटी की बात कर रहा हूं कि अगर वो अच्छे हैं तो रिजल्ट प्रोड्यूस करना काम होता है, जो टीम मैनेजमेंट होती है, टीम को जिताना होता है, उनकी पहली ड्यूटी है। फिर उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत ये डेवलपमेंट वाला काम भी विद इन टीम या कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना, प्लेयरों का रोल डिफाइन करना, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। तो इसका मतलब वो ये काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो अहल नहीं है। मतलब भाई आप मतलब मैं ये एसेंस ये लूं आपकी गुफ्तगू से कि जैसन गिलेस्पी और अजहर महमूद कोचिंग के अहल नहीं है। भाई अगर वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो हम तो यही कहेंगे फिर, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही है कि टीम जीते। ठीक, या तो जब वो अच्छा, और एक बात सुने, जब भी वो टीवी पे आते हैं कभी उन्होंने ये नहीं कहा जो मैं कह रहा हूं कि हमारी टीम जो है वो अब है बी ग्रेड की, या तो वो ये कहें कि नहीं हमारा तो दूसरों से मुकाबला अभी नहीं है, ये वो कहते नहीं है, वो कहते हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा, हमारे पास हर चीज अच्छी है। जब आप ये कह रहे हैं, जब हर चीज अच्छी है और आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, तो आपकी तो फिर ड्यूटी एज ए हेड कोच और टीम मैनेजमेंट का काम ही टीम को जिताना होता है। सर वो तो ये कहेंगे नहीं ना, क्योंकि देखें वो तो कहेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें एक ऐसे यूटोपिया में, एक ऐसी ख्याली सरजमीन में कि जहां पे रोम जल रहा है और नेहरू जो है मुसलसल बांसुरी बजाता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट होते नजर नहीं आ रहे, चाहे मैं और आप जैसे जबरदस्त क्रिकेटर कितनी ही बातें कर लें। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे, साइम अय्यूब अकेडमी से खेले जलाल भाई की, उनके हवाले से भी बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि जलाल भाई पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जी स्पोर्ट्स ने खुद जाके एक शो किया जब जलाल भाई ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को बुलाया और जो बच्चियां थी उनको क्रिकेट के हवाले से आगाही देने के लिए वो मैच हर साल जो है वो खेला जाता है। जलाल भाई, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को किस तरह से देख रहे हैं? अब पाकिस्तान इंडिया से हार गया, कल पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच है, 15 में से 13 मैचेस में हमको शिकस्त हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन जिस तरह भी आप अजहर महमूद की बात कर रहे थे, इस तरह आप जैसन गिलेस्पी की बात कर रहे थे, मोहम्मद वसीम भी मुसलसल ऐसे ही लॉलीपॉप देते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो बात वहीं पे आके खत्म होती है ना, जब आप टीम कोच हैं और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हैं कि अपनी वीकनेसेस टीम की और सच जिसे कहते हैं वो नहीं बता रहे आप लोगों को मीडिया पे आके, तो हम तो यही समझ रहे हैं सब चीज ठीक है। जब सब चीज ठीक है तो फिर हमारे पास रिजल्ट आने चाहिए, वो रिजल्ट हमारे पास नहीं आ रहे, क्योंकि हम इस वर्ल्ड कप में पहला मैच अच्छा जीते और थोड़ा सा उससे होप बनी कि शायद आगे भी हम अच्छा करेंगे। अब देखना है कि वो किस तरह आगे अच्छा करती है, मगर जो माइंडसेट है थोड़ा सा मुझे चेंज तो लग रहा है कि अब तो अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा समझा है। जो पहले कोच थे वो स्ट्रेंथ ही गलत तरफ जा रहे थे, कम से कम हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारी स्पिन बॉलिंग है। अब स्पिन बॉलिंग के साथ अगर हमारे पास फील्डिंग प्लान अच्छे हैं तो हमारा चांस है कि हम अच्छी टीम को भी हरा सकते हैं। अब वो फील्डिंग प्लान में फील्डर्स की भी डेवलपमेंट है और साथ साथ आप 160 वाली टीम नहीं है 20 ओवर में, कभी एक दफा बना लें वो अलग बात है। जनरली आपकी टीम जो है 130 से 140 वाली है। अब 140 को आप कैसे डिफेंड करेंगे, वो आपका फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर वो फार्मूला आपके पास है तो आप अच्छी टीम को भी हरा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि स्पिनर्स को अभी तक दुनिया में अगर कोई सही स्पिन विद ए गुड फील्डिंग प्लान खेल है और फील्डर वहां मौजूद हैं जो अच्छी जगह पे जहां जरूरत है, तो आप अच्छी टीम को भी हरा सकते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मगर थोड़ा सा मैंने शिफ्ट देखा है कि थोड़ा सा इस तरफ गया, मगर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो अभी ओवरऑल जो आप बात कर रहे हैं मैं वही कहूंगा कि आप लॉलीपॉप दे रहे हैं से कोई फायदा नहीं। आप ग्राउंड रियलिटीज को बताएं, सच बोलें और उसको जब आप आइडेंटिफाई करें चीजों को, उसको फिर सही करने का जो फॉर्मूला है वो अडॉप्ट करें, तो आगे चल के फिर वही वाली बात आएगी कि एक दिन में नहीं सही होगा, लंबा टाइम लगेगा। और उसके लिए आप अपने ऊपर वालों को भी समझाएंगे भाई ये जल्दी का काम नहीं है, यहाँ हर आदमी को जल्दी है कि बस जीत जाए। जीत तो आखिरी रिजल्ट होता है, उससे पहले वाला प्रोसेस आपने किया है तो आप जीतेंगे ना। जब आपका प्रोसेस ही सही नहीं है तो आप कैसे जीत सकते हैं? फिर वही वाली बात वुमेन्स में भी है कि आपकी 4 टॉप टीमें में डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेलती है, उनकी स्किल भी हमसे अच्छी है, फिटनेस भी अच्छी है, तो हम कहीं एक आध, और फिर T20 में कहीं ना कहीं आप, मैंने पहले भी कहा कि छोटी बड़ी टीम हार जीत हो जाती है, तो इसलिए हम जीत जाते हैं। मगर ये कहना मैं जरूर कहूंगा कि अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अच्छा सर, बड़ी टीमों को फातिमा का जरूर कहूंगा कि हमारी एकेडमी से सर, मैं वही आ रहा हूँ, एक मिनट मेरा सवाल सुन लें सर, सवाल सुन लें। फातिमा सना जो पाकिस्तान की अभी कैप्टन है, कैप्टनसी बड़ी अच्छी कर रही हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी दे रही हैं, अपने वालिद के इंतकाल की वजह से वो पाकिस्तान आ गई हैं। मुनी वाली जो पाकिस्तान की वाइस कैप्टन है वो कल लीड करती हुई नजर आएंगी। ये आपकी अकेडमी से भी वो खेली हैं फातिमा सना, आपने उन पर बहुत काम भी किया है, उनकी कमी कितनी महसूस होगी? डेफिनेटली जिस तरह वो अभी उनकी बाकी लोग भी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो खैर चले कह सकता हूं कि हमारे यहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया, फिर वो कराची के अंडर 17 में थी जब हम उसके एकेडमी को रन करते थे, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और जिस तरह से 2 मैचों में लीड किया वो एज ए लीडर भी अच्छी हमें नजर आई। तो जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अभी ऐसे स्टेज पे, और वो मजबूरी है उनकी कि वालिद साहब का इंतकाल हुआ। मैं उनके साथ अफसोस भी करता हूँ, दुआ करता हूँ उनकी मफरत की, तो मैं उनको पर्सनली बहुत जानता था, हमारे यहाँ आगे बैठे रहते थे एकेडमी में, जब फातिमा सना खेलती थी तो खुद ही लेके आते थे। तो ये सेट बैक हुआ है पाकिस्तान टीम को जरूर, और इससे ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एज ए बॉलर, एज ए ऑलराउंडर, हम उन्होंने पहले शुरू से कहते तुम अच्छी बैटर भी बन सकती हो, तो लेटली जब पता चला है, अब आप देख रहे हैं कि वो बैटिंग भी अच्छी कर रही हैं, 2 मैचों में उन्होंने पाकिस्तान टीम को बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म करके दिया है, तो उनके जाने से जरूर फर्क पड़ेगा। मगर वो जाहिर है कि एक अफसोसनाक बात है, उसके लिए उन्होंने जाना था। ओवरऑल भी पाकिस्तान टीम को थोड़ा अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और उसके लिए जाहिर है कि प्रोग्राम के तहत ये काम होगा, ऐसा नहीं वन ऑफ। अच्छा जलाल भाई इस मौजू को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन जरा सा ये निदर डार जो पाकिस्तान की काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुकी हैं और आलिया रियाजा, कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में। आपको लगता है कि अब इनका भी वक्त आ गया है कि टाटा बाय बाय कर देना चाहिए? भाई कंसिस्टेंसी तो मैं जब से 2018 में अटैच था डायरेक्टली विद द टीम,
8-8, 10-10 के एवरेज से 20-20, 30-30 मैचेस, 40 मैचेस से खेल चुकी थी, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, यही खेले जाती। अभी भी इनका यही है कि जब सही मानों में जरूरत पड़ती है परफॉर्म करने की, वहां नहीं कर पाती। वो चाहे आलिया रियाज हो, निदा डार इनमें सबसे बेहतर थी उस वक्त जब मैं था, मगर अब वो भी डिक्लाइन पे ही है और एज फैक्टर भी आ जाता है। और आलिया रियाज तो बेसिकली बॉलर थी, वो बाद में ऑलराउंडर बन गई, थोड़ी हिटें मारती थी, मगर हमने देखा है कि जब जरूरत होती है तो वो डिलीवर नहीं कर पाती, वैसे वो परफॉर्म कर देती है। वैसे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमेंटेटर्स को सुने तो आलिया राज इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की डॉन ब्रेड मैन है। हम तो पर्सनली जानते हैं, स्टैट्स भी उनके जानते हैं, और बात पर प्लेयर कौन होता है, जब टीम को जरूरत हो उस वक्त परफॉर्म करके मैच जीता है, वो परफॉर्मेंस काउंट होती है, चाहे वो 20 रन हो, चाहे वो 1 विकेट हो या 2 विकेट हो। ठीक है, आप अच्छी हैं, मगर अच्छी का हमें क्या फायदा जब आप अच्छी हैं लेकिन सच्ची मुच्ची भी होनी चाहिए कि सिर्फ प्लेयर जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बोर्ड के जो कमेंटेटर बैठे हैं वो प्लेयर को जो वो प्रमोट नहीं करने चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा वापस पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान टीम को डिस्कस कर रहे थे। अभी मुझे याद है कि फातिमा सना जो है वो जलाल भाई की अकेडमी से खेल के पाकिस्तान की टीम तक पहुंची। इसी तरह जो एक अंडर एज टीम भेजी थी कस्टम की इंडिया, और वहाँ पे वो जीत के रही थी, उस टीम में खेल रहे थे साइम अयूब। तो साइम अयूब के हवाले से भी जलाल भाई और उनकी अकेडमी ने बहुत काम किया है। सर, साइम अयूब का क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि जितना वो नो लुक शॉट खेलते हुए नजर आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत जल्दी नो लुक खेलते खेलते खुद वो आउट ऑफ साइट हो जाए? देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि जो साइम अयूब हैं वो एक इंटरनेशनल मटेरियल उनके अंदर मौजूद है और वो टाइम टू टाइम शो भी करते हैं, मगर जो वो थोड़ी बहुत अडॉप्टेशन की उनमें कमी है जिसको उन्हें सही करना है। अब जाहिर है कि एक प्लेयर को आप एक हद तक चांस देते हैं, उसको उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि वो अच्छा प्लेयर है। जहां तक साइम अयूब की बात है, उनको अपॉर्चुनिटी तो पूरी मिल चुकी है, बल्कि उससे थोड़ी ज्यादा मिल चुकी है। अब अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और जैसे मैंने फील किया है कि टीम मैनेजमेंट, कप्तान भी मानते हैं कि जो जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें जरूरत है पाकिस्तान को, वो यकीनन जरूरत है, मगर उसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए। वो एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की भी होती है कि वो उसको साबित करे कि वो अच्छा है, और वो जो नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जिसमें शान मसूद भी उससे खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें कंसिस्टेंसी लाए, ताकि अब अगर वो ज्यादा देर तक परफॉर्म नहीं कर रहे तो जो उनसे नीचे प्लेयर बैठा है जिसको उनकी जगह आना है उसके साथ ज्यादती हो जाती है। एक जमाने हम ये मंसूर अख्तर के केस में देख चुके हैं, जब इमरान खान के बहुत ज्यादा फेवरेट थे, वो उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली एज कम्पेयर टू अदर। तो ये होता है टाइम टू टाइम। अगर मेरी राय आप इस तरह से एज ए प्लेयर ले रहे हैं तो वो तो प्लेयर, मेरी राय साइम अयूब के लिए अच्छी है, मैं समझता हूँ इनमें पोटेंशियल है, मगर जो उनकी जिम्मेदारी अगर वो पूरी नहीं कर रहा तो उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है टीम से, कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक हद तक एक बंदे को। अच्छा जलाल भाई, अभी आपने ड्रॉप की बात की है, अभी ज़ेर अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट आया कि बाबर आजम से रन्स अगर नहीं हो रहे तो उसको उनको ड्रॉप कर देना चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा सोचने का मौका मिले, अपनी बैटिंग पे फोकस करने का टाइम मिले। और फिर हमने देखा कि इस टेस्ट मैच में भी बाबर आजम टोटली फेल नजर आए, 30 रन स्कोर किए, दूसरी इनिंग में भी नाकाम नजर आए। बाबर आजम का ड्रॉप करने के मुताबिक हो सकती है पाकिस्तान टीम? अच्छा, अब इस पे मैंने अलग भी बात की हुई है। अब आपको और टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को ये समझना जरूरी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एस्टैब्लिश प्लेयर क्या होता है, और एक प्लेयर वो जो अपकमिंग है या डोमेस्टिक से आ रहा है, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। जो बाबर आजम है, इज एस्टैब्लिश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम, ठीक है। उन्होंने एस्टैब्लिश प्लेयर कौन है? जिसने अपने आप को मनवाया, परफॉर्म किया हुआ है और बहुत सारी क्रिकेट खेली हुई है। जाहिर है इस वक्त वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में ये परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो काफी ज्यादा हो गई है, तो पहली बात इसमें ये होती है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो उनके साथ डिस्कस करती है, उनकी प्रॉब्लम को समझती है और उसको सही करने की एक हद तक कोशिश करती है। तो मैं भी परफॉर्मेंस जो इनका कोच है उसका भी सुना था, वो भी आए शाए बाय करता रहा, ये बता नहीं सका कि बाबर आजम क्यों रन नहीं कर रहा है। मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि उनका स्किल सेट का तो प्रॉब्लम नहीं है, उनकी स्किल का तो इशू, माइंड सेट का मसला है। उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही, जैसे उनकी अभी कप्तानी गई, उससे पहले उनके साथ जो मसले मसाइल चलते रहे, तो माइंड सेट है। और अभी भी जो बॉडी लैंग्वेज मुझे उनकी टीम में है वो आइसोलेट से लग रहे थे। तो इसको सही करना किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर है हेड कोच एंड उनकी टीम मैनेजमेंट की।
अब उनसे पहले डिस्कस किया जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बीइंग ए एस्टैब्लिश प्लेयर, हम ऑर्डिनरी प्लेयर की बात नहीं कर रहा, उनसे पूछा जाए आपको क्या लग रहा है और उनको समझाया जाए। अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा अपनी परफॉर्मेंस तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको बिठाया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है, मगर उनका अभी ये स्टेज नहीं है कि वो टीम से बाहर होकर फिर कभी आएंगे नहीं। ही इज परफॉर्मर, वो यंग है और फिट है, तो अगर उन्हें 1 से 2 मैच कभी विद द अंडरस्टैंडिंग, विद द कॉन्फिडेंस बिठाया जाए तो कोई बुराई नहीं है, मगर डिस्कशन बहुत जरूरी है और वो डिस्कशन पॉजिटिव जलाल होना भाई, चाहिए क्योंकि और उनको उसको पार्ट बनाना जरूरी है। वक्त थोड़ा सा महदूद है, मुझे बहुत सारे आपसे सवाल करने हैं। ये बाबर आजम के कोई नफसियाती मसाइल नजर आ रहे हैं आपको कि 17 इनिंग हो गई, एक भी 50 जैसे क्लास के प्लेयर का नहीं है? डेफिनेटली इसमें माइंडसेट का इशू है, इसमें स्किल सेट बाबर आजम का इशू नहीं है जो बजाय मुझे लग रहा है। अब ये जो इस चीज को सही करना जो है ना, वो टीम मैनेजमेंट का काम होता है और उनका खुद भी होता है। वो खुद भी इस चीज से किसी अगर उसमें वो फंसे हुए तो वहां से निकले बाहर। सपोज कैप्टनसी के इशू हैं या उनके कोई और इशू हो सकते हैं जो हमें नहीं पता, कोई फैमिली इशू भी हो सकते हैं या कोई XYZ कोई हो सकता है, उससे उन्हें निकलने के लिए खुद एफर्ट्स करनी है, मगर वो ओपन अप होना चाहिए विद द टीम मैनेजमेंट। और एक हम कहते हैं परफॉर्मेंस गैप को कैसे फिल करना है, ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है। वो प्लेयर के साथ डिस्कशन करती है। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, छोटे लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा, अंडर 16 अंडर 19 की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल एस्टैब्लिश प्लेयर, तो उनको ड्रॉप करने के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अच्छा, आप भी ये समझते हैं सर, आप भी ये समझते हैं, जिस तरह भी राशिद लतीफ साहब ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि बाबर आजम इज द बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड बैट्समैन बाय पाकिस्तान, आप समझते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन है? देखिए, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी बोल नहीं है, और भी टॉप प्लेयर यहाँ तो गए, खाली अकेले तो नहीं है ना। ठीक है, ये टॉप प्लेयरों में आते हैं पाकिस्तान के बाय परफॉर्मेंस। ठीक है। अच्छा, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये आपने भी सुना है, मैं भी बचपन से सुनता हुआ आया हूँ। आपको लगता है बाबर आजम की नाकामी के पीछे रमीज राजा का हाथ है? रमीज राजा ने तो फुल एम्पावर्ड किया हुआ था, इसलिए तो कह रहा हूं कि क्रिकेट से बड़ा, टीम से बड़ा कर दिया ना। उस वक्त अच्छे खासे चल रहे थे कि पाकिस्तान को मैच जीतना है या बाबर आजम को देखना है। ये जो है ना मसला मैनेजमेंट का है, टीम से बड़ा कोई नहीं होता, यानी क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई भी प्लेयर। और हम पास्ट में देख चुके हैं, बड़े बड़े पन्ने खां भी जिस तरह गए टीम से गए, तो मगर ये दोनों, ये समझने के लिए दोनों को समझना है। सही। ये हमारी एजुकेशन की कमी है कि प्लेयर को भी समझना है कि वो इम्पोर्टेंट जरूर है, मगर वो टीम से बड़ा नहीं है। हमने बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कितने प्लेयरों को उन्होंने निकाला, इंग्लैंड में हमने देखा निकाला, क्योंकि वो टीम इंटरेस्ट के अलावा कुछ चीजें कर रहे थे या वो डिसिप्लिन को। अच्छा जलाल भाई, मुझे आपकी जो कोचिंग प्रोग्राम है उसकी तरफ भी आना, लेकिन उससे पहले एक सवाल छोटा सा, शान मसूद की कप्तानी को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब छक्का लग रहा है, 6-0 होने जा रही है उनकी कप्तानी। ये भी लंबा डिस्कशन, आपके पास टाइम नहीं होता, इसमें तो पूरा टॉपिक है, ये तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहली चीज ये समझनी है कि लीडर होता कौन है। अच्छा, क्रिकेट में लीडर में दो डिबेट है कि कोच लीडर है या कप्तान लीडर है। तो मैंने इसको रिसर्च किया हुआ है। तो पहली चीज तो लीडर के लिए एक चीज जरूरी होती है कि वो प्लेयर को इन्फ्लुएंस कर सके। इंग्लैंड में रिसर्च हुई थी तो ज्यादातर प्लेयर ने कहा कोच हमें इन्फ्लुएंस करता है, कोच लीडर होता है मेनली। मगर इन्फ्लुएंस करने जो भी लीडर है वो प्लेयर को इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस कैसे करता है? एक तो पावर पोजीशन, जैसे अभी अगर हम शान मसूद की बात है, ही इज कैप्टन, जैसे इमरान कैप्टन था, वो अपनी पावर पोजीशन भी थी उसकी, दूसरे उसकी अपनी विजडम और उससे वो परसुएशन से लोगों को कायल करता था। लीडर का काम क्या होता है? वो अपनी जो पॉलिसी या जो अपने ख्यालात है वो दूसरों से मनवाए कि हाँ आप ये करेंगे और उनसे करवाए। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं कम्युनिटी से कराते हैं, जो स्पोर्ट्स लीडर होते हैं वो प्लेयर से करवाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये काम उन्हें करवाना आना चाहिए, चाहे वो अपनी बदमाशी से, जिसे हम कहते हैं अपनी कप्तानी की बदमाशी, या उस पोजीशन से, या ये अपनी अक्लमंदी और उससे मनवा के वो काम कराएं जो वो कह रहे हैं। ये चीज तो अभी मुझे उसमें नजर नहीं आ रही, इसलिए कि अभी तो उसने पहली दफा ये बहुत दिन बाद परफॉर्मेंस की, तो उससे पहले तो परफॉर्मेंस ही नहीं थी, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है फ्रंट से लीड करने के लिए, अगर वो है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो फील किया है कि उनका इन्फ्लुएंस प्लेयरों पे नजर नहीं आ रहा। ग्राउंड में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, फेस है, वो बहुत ही, जब वो DRS भी लेते हैं तो अजीब सा उनका रिएक्शन होता है, जो समझ नहीं आ रही होती क्या लेना है, कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है वो अमंग द प्लेयर। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है उनकी कप्तानी का ना। और फिर वो अब चलो एक उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है। तो कप्तानी, मैं ये समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट के हवाले से अगर कोच
एंड कप्तान एक पेज पे हो और दो, सही। ये जो लीडरशिप वाला रोल है वो बड़ा अच्छा सही। डिफाइन हो सकता है ठीक है। दोनों की। आखिरी अगर सर- दोनों अलग है तो मुश्किल है। ठीक है, आखिरी सवाल सर, अब बताएं आजकल क्या मसरूफियात हैं, कौन सा कोचिंग प्लान आप लेकर आ रहे हैं और आपकी क्या जो कोचिंग वाले ज़ाहिर सतह पे कोचेस के आप कोच हैं, तो क्या इस वक्त मसरूफियात है आपकी अमेरिका में? अमेरिका में अभी मैं ज्यादातर यहाँ कोचिंग ही करता हूँ और कोचिंग मेरा यहाँ प्रोफेशन भी है। मैं प्राइवेटली भी करता हूँ। अपनी यहाँ स्मार्ट चॉइस नेशनल क्रिकेट मूसा क्रिकेट स्टेडियम बहुत मशहूर यहाँ का स्टेडियम है, उसमें मैं कोचिंग करता हूँ। फिर मुझे लोग इनवाइट करते थे डिफरेंट प्लेसेस पे फॉर कोचिंग, वो करता हूँ। यूएस क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, मगर उनके साथ डिस्कशन होता रहता है। यूथ लेवल पे काम किया, सेलेक्टर रहा हूँ, और अभी जब से यहाँ पे अभी ये कोच डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है, तो अभी मुझे रिसेंटली उन्होंने फिर दोबारा से एक ट्यूटर लेवल 1 करा दिया। तो मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट हो गए कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या सही। इनका। ठीक। तो वो हो सकता है कि इन फ्यूचर में मैं यहाँ कोचेस को भी थोड़ा डेवलप करूँ सही। थ्रू यूएस क्रिकेट। ठीक है, तो वो मेरा प्लान में है। दूसरा, मैं अब अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ टूवर्ड्स थोड़ा सा, आप कह लें जी, जो लाइफ कोच होते हैं या आप कह लें मेंटोर कह लें, या आप उसको प्रेजेंटेशन है डिफरेंट क्रिकेट टॉपिक्स पे, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। कि मैं अपने आप को अब एक प्रेजेंटर बनाऊं और मैं ज्यादातर वो चीजें करूं, और खासतौर से पाकिस्तान में आके करूं। सही। और आपको पता ही है कि हमारा एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखा रहे हैं। वो हम रन कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट जो कि 3 साल का, जिसमें 1 साल हो गया तकरीबन, ग्रास रूट्स क्रिकेट की डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पे, और क्वालिटी प्लेयर न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा प्रोजेक्ट है। मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ दिसंबर में आने का। आता हूँ तो उसको मजीद फर्दर बूस्ट देना है उस प्रोग्राम को। वो चल रहा है, हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं, हमारे पास टीम बनी हुई है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं उसको हमें करना भी चाहिए। मैं उन प्लेयरों से कह रहा हूँ जो बैठ के करते हैं, वो इतने माशाल्लाह से इस दौर के प्लेयर हैं, वो हर तरह से वेल ऑफ हैं, उनको अपने अपने इलाके में पे बैक करना चाहिए। ये हमारी, ठीक है सर, 10 सेकंड मेरे पास, सर 10 सेकंड मेरे पास रह गए। आखिरी मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है कि अभी क्रिकेट बोर्ड हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट जो है वो अनाउंस किया उसने, जब आप वहां पे यूथ डेवलपमेंट के वाले से काम कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे? देखिए, अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं पहले भी करता रहा हूँ और फिर कर दूंगा। कब मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं अभी इश्तिहार, उसकी डेट क्या है। और दूसरा यह है कि यहाँ होता ही है, आपने तो इसको अच्छी तरह देखा हुआ है कि पहले डिसाइड कर लिया जाता है और बाद में फिर इश्तिहार दिया जाता है। अगर यही वाली सिचुएशन है तो ये एक फॉर्मेलिटी तो हो सकती है मेरे लिए, मगर क्योंकि जब तक आप अंदर किसी को जानते नहीं है, या आप जनाब मोहसिन नकवी साहब से पर्सनल हलवाई नहीं है, और आप ऐसे रूटीन में अप्लाई करेंगे, तो ज्यादातर रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जलाल भाई हमारे साथ मौजूद थे, और जलाल भाई के साथ गुफ्तगू हमारी जारी थी। तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल करें जलाल भाई। आप जैसे प्लेयर्स की और आप जैसे कोचेस की जरूरत है, जलाल भाई हमारे साथ मौजूद थे, और हमें उम्मीद है कि गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। इस हफ्ते की हमारी आखिरी एपिसोड थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ करेंगे कि कल बारिश हो जाए या फिर सलमान आगा पाकिस्तान को मैच बचाकर दे दें, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा। 6-0 होने कल जा रहा है शान मसूद की कप्तानी में। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। आज के लिए बस इतना। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।